2003 में टेस्ला की शुरुआत हुई थी, पर क्या आपको पता है कि यार इंडिया में 2001 में ही चेतन मैनी ने रेवा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी। एक टाइम में तो यार रेवा दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार थी, पर फिर भी चेतन मैनी और रेवा को उतनी रिकग्निशन, उतनी तारीफ क्यों नहीं मिली और एंड में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, जानेंगे इस वीडियो में। प्लस ये भी डिस्कस करेंगे कि यार अब चेतन मैनी क्या क्रेजी चीज़ कर रहे हैं अपने नए स्टार्टअप के साथ जिससे एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और ये वीडियो हमने बनाई है इन कोलैबोरेशन विद मुद्रेक्स, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। अब चेतन मैनी एक्चुअल में 3 इडियट्स के रैंचो की तरह थे। 1970 में उनका जन्म हुआ। उनके पापा का ऑटो पार्ट्स का एक फैक्ट्री था, तो वहाँ पे वो जाके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखते थे, जो भी खिलौने होते थे उसको खोल के बनाते थे। इंजीनियरिंग वाली चीज़ों में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गए पढ़ने और वहाँ पे उन्होंने सोलर कार प्रोजेक्ट में पार्ट लिया, जिसमें एम था कि यार ऐसी गाड़ी बनाओ जो कि सोलर पावर से चलती हो। उनकी टीम ने सिर्फ गाड़ी सक्सेसफुली बनाई नहीं, बल्कि एक्चुअल में वो कॉम्पिटिशन जीती, जो कि बहुत चौंका देने वाली बात थी। उसके बाद जनरल मोटर्स ने उनको स्पॉन्सर भी किया ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड सोलर चैलेंज में पार्ट लेने के लिए, और वहाँ पर भी वो 3rd आए। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड में अपने मास्टर्स भी किया और फिर वो अमेरिगॉन नाम की कंपनी में उनका इलेक्ट्रिक डिवीजन में काम करने लगे। तब कैलिफोर्निया स्टेट में एक रूल आया था कि यार जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज गाड़ियाँ बेच रही हैं उनकी 2% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो काफ़ी कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में इन्वेस्ट कर रही थी और चेतन मैनी ने भी वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा। बट बाद में कैलिफोर्निया स्टेट ने ये रूल हटा दिया, तो फिर अमेरिगॉन ने इलेक्ट्रिक डिवीजन बंद कर दिया। बट चेतन मैनी काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सीख चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया इंडिया में आके एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया ये मिशन और विजन तो इतना अच्छा था, फिर रेवा क्यों फेल हुआ? तो एक्चुअल में जो 5 P's ऑफ मार्केटिंग होती है ना, उसी में ही गलतियां हो गई जिसकी वजह से वो फेल हुए। जैसे अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, पहला P होता है प्रोडक्ट। तो चेतन मैनी ने रेवा, जो कि उनके माँ के नाम के ऊपर है और उसका मतलब है न्यू बिगनिंग, उस पर काम करना शुरू 1994 में कर दिया था। उसके बाद फाइनली उन्होंने 2001 में लॉन्च किया। बट लोग गाड़ी को देख के मजाक उड़ाते थे कि भैया ये तो मैच बॉक्स जैसी गाड़ी लग रही है, लग रहा है कि कोई मिस्टर बीन गाड़ी चला रहा है। अब उन्होंने प्रोडक्ट पे, इंजीनियरिंग पे, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी काम किया था, पर डिज़ाइन पे उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं, और इसीलिए जो दिखता है वो बिकता है वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस कारण उनको इतना लाइमलाइट नहीं मिला। प्लस उस टाइम जब इन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की थी, इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 km/h थी और रेंज भी 60 से 80 किलोमीटर का था। तो इस कारण ये जो अपने पेट्रोल कार के साथ कंपीट कर रहे हैं, उनके साथ ये कंपीट नहीं कर पाए। और इन्होंने बनाई तो कार थी एक, बट एक्चुअल में इसमें 2 डोर थे और इसमें 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे बैठ सकते हैं। बट यहाँ पे वैसे भी इंडियंस बहुत कम गाड़ियाँ ले रहे थे, और जो भी अमीर लोग गाड़ियाँ ले रहे थे वो तो चाहते थे ना कि यार 4 लोग तो एटलीस्ट गाड़ी में बैठे। तो इस कारण ये अपनी गाड़ी का एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड नहीं कर पाए। दूसरा P आता है प्राइस। अब इन्होंने जब अपनी गाड़ी लॉन्च करी, उसका प्राइस 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा था और इनका कंपटीशन मारुति 800 से था। अब भैया मारुति 800 इनसे सस्ती भी थी, प्लस माइलेज वाइलेज का भी दिक्कत नहीं था, आराम से 4 लोग भी बैठ सकते थे। ओवरऑल उन्होंने पूरी फैमिली कार बनाई थी जो कि सारे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। बट इनकी जो गाड़ी थी, दो टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, बट रेंज इतना कम था, चार्जिंग स्टेशन भी बहुत ज़्यादा कम थे और चार्ज होने के लिए भी 8 से 10 घंटा लगता था। तो इस कारण जो भी थोड़े बहुत लोग जो गाड़ी लेना चाहते थे, वो ये गाड़ी लेना नहीं चाहते थे क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था। अगला पॉइंट आता है प्लेस, कि आप कहाँ बेच रहे हो। अब चेतन मैनी ने बोला कि यार हम अफोर्डेबल गाड़ी बनाएंगे, बट यहाँ पे उनकी जो गाड़ी थी वो 2 लाख के ऊपर थी, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं थी। इनफैक्ट जो उनकी पहली गाड़ी थी वो लेड एसिड बैटरी से चलती थी, जो कि हर 2-3 साल में चेंज करना पड़ता था, और बैटरी की कॉस्ट ही गाड़ी की कॉस्ट का करीब 30% होता था, तो खर्चे और भी बढ़ जाते थे। तो बहुत जल्दी चेतन मैनी समझ गए कि यार इंडिया में वो इतनी गाड़ियाँ बेच नहीं पाएंगे, तो चेतन मैनी ने डिसाइड किया कि यार वो फॉरेन में गाड़ियाँ बेचेंगे। इनफैक्ट एक टाइम में ये जो रेवा कार थी ना, 26 कंट्रीज़ में बिकती थी। टोटल में करीब 4600 गाड़ियाँ बिकी हैं, जिनमें से 55% तो यार इंडिया में बिकी हैं, और इन 55% का भी 40% बैंगलोर में बिका है, जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज बेस्ड हैं जो लोग नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना पसंद करते हैं। और वहाँ पे ऑफकोर्स रेवा ने काफ़ी अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था। बाकी इनका मेजर मार्केट यूके का मार्केट था, और वहाँ पे गाड़ियाँ वैसे भी महंगी होती थी, तो उनके मामले में रेवा काफ़ी रीजनेबल था। इंडिया में भी ऑफकोर्स उन्होंने कॉस्ट कम करने की कोशिश करी, वो कर नहीं पाए क्योंकि यार तब तक गवर्नमेंट बोल तो रही थी कि यार हम चाहते हैं कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा सड़कों पे आए, पर तब तक वो पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क्स रेडी भी नहीं हुए थे। और काफ़ी बार तो यार चेतन मैनी और उनके टीम को ही गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता था कि यार जल्दी से पॉलिसीज़ लाओ,
और हमेशा पॉलिसीज़ लेट आती थी, तो इसके चक्कर में उनकी गाड़ियों की भी लॉन्च डिले बहुत होती थी, बट फिर भी पॉलिसीज से इनका कुछ फ़ायदा नहीं होता था। इनफैक्ट चेतन मैनी का कहना है कि यार गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि यार 1 लाख तक की वो सब्सिडी देंगे, जिससे कि यार इनकी गाड़ी काफ़ी रीजनेबल हो जाती, बट सब्सिडी तो उनको मिली नहीं। बट कुछ जो पार्ट जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में काम आती है, जो बाहर से आती है, जिस पे पहले 8% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था, उसका इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 16% कर दिया गया था, तो जिससे कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग बिल्कुल ले नहीं पाए। तो इन्होंने फॉरेन में काफ़ी फोकस किया और इनफैक्ट करीब 2006-2007 के टाइम में तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स थे पूरे दुनिया में। तो देखो यार, रेवा तो यार अपने वक्त से पहले आ गई थी, पर क्रिप्टो करेंसीज आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि यार उनका तो वक्त आ चुका है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो गया कि यार जिनको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट तो करना है पर उतना समझ नहीं आता, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मुद्रेक्स, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और अभी उनके 2 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। वाई कॉम्बिनेटर और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स ने उनको फंड भी किया है और इसमें बेसिकली एक्सपर्ट्स के बनाए हुए कॉइन सेट्स और कॉइन बास्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब मान लो यार ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो मतलब आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि यार कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है। उसके लिए इनके एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी कॉइन सेट्स बनाए हुए हैं और ये मंथली रीबैलेंस भी होते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 है। तो जब आप मुद्रेक्स ऐप ओपन करते हो, फिर आपको कॉइनसेट्स पे क्लिक करना है और फिर डिफरेंट कॉइनसेट्स आपको मिलेंगे, जैसे क्रिप्टो ब्लू चिप, मेटावर्स, एनएफटी इत्यादि। और उसमें जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स पढ़ के अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मुद्रेक्स के थ्रू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए आपको अपना KYC करना पड़ेगा, जिसके लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स शेयर करना है। उसके बाद KYC आपका जल्दी हो जाएगा। और अगर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे क्लिक करके तो आपको $15 यानी 1100 रुपये से भी ज़्यादा का साइनअप बोनस मिलेगा, पर ये सिर्फ पहले 1000 साइनअप्स के लिए वैलिड है। तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपना स्मार्ट और सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो मुद्रेक्स के साथ। इसके बाद आता है प्रमोशन, और आपको पता है कि यार गाड़ी बेचने के लिए आपका काफ़ी बड़ा मार्केटिंग बजट होना चाहिए, काफ़ी एड्स और ये सारा रन करना पड़ेगा। बट रेवा के पास उतना बजट ही नहीं था कि यार वो स्पेसिफिकली एड्स रन कर पाएँ या बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर पाएँ। तो इसीलिए अधिकतर लोगों को तो यार रेवा के बारे में पता ही नहीं चला, और जो भी थोड़े बहुत दिल्ली और बैंगलोर के लोगों को पता चला, वो जब उन्होंने गाड़ी देखी तभी उसके बारे में आइडिया लगा कि यार ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में अवेलेबल भी है। और तब इंटरनेट पेनिट्रेशन तो था नहीं कि यार सोशल मीडिया के थ्रू ही आप प्रमोट कर दो, तो ये ऑफकोर्स एक प्रॉब्लम थी। और आखिरी P आता है पीपल, कि उन्होंने सही लोगों को टारगेट ही नहीं किया। अगर आप टेस्ला को देखेंगे, उन्होंने शुरुआत में अपनी रोडस्टर बनाई जो कि स्पोर्ट्स कार है, बिल्कुल प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करती है, जिसके लिए वो बेस्ट फीचर्स भी दे पाए और उनको बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर पाए। बट यहाँ पे इन्होंने अफोर्डेबल गाड़ी बनाई जो कि अफोर्डेबल तो हुई नहीं, प्लस जो लग्जरी वाले लोग हैं उनके लेवल के फीचर या कन्वीनियंस था नहीं, तो इसलिए लोगों ने खरीदी नहीं। अब फिर 2010 में महिंद्रा ने कंट्रोलिंग स्टेक्स ले लिए रेवा में, और फिर उन्होंने रीनेम करके E2O लॉन्च किया। इस पर उन्होंने और अपग्रेडेड फीचर्स लॉन्च किए, जैसे कि इस गाड़ी को दिलीप छाबड़िया के साथ मिलकर डिज़ाइन करी गई थी। फिर इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी था, मतलब जब आप ब्रेक लगाते हो तब आपकी बैटरी चार्ज होती है। इसके अलावा कीलेस एंट्री था और डैशबोर्ड में टच स्क्रीन भी था, सीधा स्टार्ट स्टॉप का बटन था और GPS और कई सारे स्मार्टफोन कंट्रोल फीचर्स भी थे। तो इसके कारण ऑफकोर्स गाड़ी का प्राइस और महंगा हो गया, करीब 5-6 लाख का हो गया। और ये 4 सीटर तो था, बट अगेन कंपटीशन से फिर महंगा था। तो धीरे धीरे करके ऑफकोर्स ये रेवा का ब्रांड को बंद कर दिया गया। और इसके बाद महिंद्रा ने अपना E-वेरिटो निकाला, जिसमें दिक्कत ये थी कि यार वेरिटो गाड़ी खुद ही नहीं चली थी, तो E-वेरिटो कहाँ से ही चलेगी। फिर उन्होंने ये गाड़ी ब्लूओ को दे दी, जिन्होंने इसको एज अ टैक्सी यूज़ किया। पर यहाँ पे अपनी रेवा की कहानी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न इनका फेलियर का था वो ये था कि यार ये टाइम से बहुत पहले थे, उधर से उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। पर इससे फ़ायदा ये हुआ कि यार जो चेतन मैनी और टीम ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्रेमवर्क्स बनाए और नए नए पॉलिसीज़ बाद में जो गवर्नमेंट लेके आई, उससे जो अभी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। आप देखेंगे ये जो एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, ये इसीलिए कम्पीट कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट अभी फेम 2 सब्सिडीज़, स्टेट सब्सिडी, सेंटर सब्सिडी, ये सारी सब्सिडीज़ दे रही है, जिससे प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। और ये सारा काम की शुरुआत चेतन मैनी और रेवा ग्रुप ने करी थी। ऑफकोर्स दूसरा रीज़न ये भी था कि यार उस टाइम में बैटरी बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, प्लस बैटरी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था, वो भी अब काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है। फिर चेतन मैनी ने कंपनी छोड़ के एक सन मोबिलिटी नाम का 2017 में कंपनी शुरू किया। और इसमें उनका एम है कि यार वो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आए। इसमें बेसिकली वो एनर्जी एज अ सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको समझ आया जब उन्होंने रेवा बनाया कि यार गाड़ी का जो मेजर कॉस्ट है वो बैटरी की वजह से है,
प्लस बैटरी को चार्ज करने में भी 6 से 8 से 10 घंटे लगते हैं, तो इसलिए रेंज एंग्जाइटी भी होता है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में खर्चा भी बहुत लगता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार बैटरी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उन्होंने फोकस किया कि यार हम बैटरी टेक्नोलॉजी और बैटरीज बनाएंगे। और इन्होंने सोचा कि यार जैसे गाड़ी अलग कंपनियां बनाती हैं और पेट्रोल स्टेशन अलग कंपनियां चलाते हैं, वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे भी लेके आना चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिना बैटरी के बेचा आता है, तब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कॉस्ट बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो जाता है नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों के साथ। और बैटरी ये स्वैपिंग स्टेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो आप जाओगे स्वैपिंग स्टेशन में, आपका जब बैटरी खत्म होगा वहाँ से बैटरी निकाल के अपनी गाड़ी में लगा दोगे और इससे बैटरी चेंज करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, जो कि नॉर्मल पेट्रोल भरने में भी लगते हैं। इसके अलावा स्वैपिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए बहुत कम खर्चा भी करना पड़ता है और बहुत कम टाइम भी लगता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नॉर्मली गाड़ियों की बैटरी लोग घर पे लेके रात को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और यूजुअली यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से बनता है। तो एक्चुअल में तो यार ये इतना ग्रीन है नहीं, बट क्योंकि ये स्वैपिंग स्टेशंस बना रहे हैं तो वहाँ पे वो बैटरीज को काफ़ी हद तक सोलर पैनल से चार्ज करते हैं। और सिंपल आप यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन फीस टाइप का भी दे सकते हो बैटरी निकालने के लिए, नहीं तो अलग रेवेन्यू मॉडल्स भी बनाया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट में काम करने के लिए इन्होंने अशोक लीलैंड के साथ पार्टनरशिप किया है, बॉश ने भी इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट अभी पिछले साल और $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है। और अभी अमेजॉन ने भी बोला है कि यार वो अपनी 10,000 डिलीवरी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक लेके जाना चाहता है और उसके लिए वो सन मोबिलिटी के साथ पार्टनर करना चाहते हैं। तो इससे एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो कॉम्पिटिशन दे पाएंगी पेट्रोल गाड़ियों के साथ। और क्योंकि वो एक ऐसे ओपन आर्किटेक्चर में बना रहे हैं जिससे कि यार डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं वो सेम सन मोबिलिटी के बैटरीज यूज़ कर सकते हैं, तो इससे इन बैटरी की काफ़ी हद तक यूसेज भी बढ़ेगी। तो अपने इस बिजनेस मॉडल के थ्रू सन मोबिलिटी 3 मेन प्रॉब्लम्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेस कर रही थी, जिसकी वजह से वो पॉपुलर नहीं हो पा रही थी, उनको टारगेट करता है। पहला है कॉस्ट, दूसरा है रेंज एंग्जाइटी और तीसरा है चार्जिंग टाइम। अभी तो यार वो ज़्यादा B2B पे फोकस कर रहे हैं, तो जैसे ई-कॉमर्स कंपनीज के डिलीवरी फ्लीट हो गया, बसेज हो गया और 3 व्हीलर्स हो गया, बट धीरे धीरे उनका प्लान है कि यार B2C सेगमेंट में भी लेके आएंगे। अब एक्चुअल में देखते हैं कि यार ये रेवोल्यूशन कब तक आता है। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब हम EV टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम हमेशा US और यूरोपियन कंपनीज़ को एग्जाम्पल लेते हैं और हम अपनी इंडियन कंपनीज़ को भूल जाते हैं। बट रेवा ने एक्चुअल में जो काम किया है उसका फ़ायदा अभी इंडियन कंज्यूमर्स को मिल रहा है। और ये भी देखने वाली बात है कि यार ये जो सारा जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ महिंद्रा को मिला है, वो कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी कब तक लॉन्च करते हैं, क्या पता वो भी बहुत जल्दी टाटा मोटर्स के नेक्सॉन को टक्कर देने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दे मार्केट में। तो ये थी यार केस स्टडी रेवा के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और मुद्रिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके मुद्रिक्स को चेकआउट करो। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।